हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की ए टू जेड में। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो मई में एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उसका 30 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप लोग को 25 बनाना था। हम तो साइंस बहुत कम ही पढ़ाएं आप लोगों को क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम कभी कभी चर्चा किए हैं और वो सारा क्वेश्चन आपको हिट किया है एग्ज़ाम में। तो ध्यान से सुनिए और जो भी चीज़ आप लोग को नहीं आता है तो उसको अपने नोटबुक में नोट करके ज़रूर रखिएगा। मैं सारे क्वेश्चन को अच्छा से क्लियर कर दूंगा और जो बच जाएगा वो ऑफलाइन क्लास में हम आएंगे तो उसमें भी चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कभी भी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एकदम ध्यान रखिएगा, वो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक। तो 1 का आंसर बी हो जाएगा। हम इसीलिए सब में टिक लगा दिए कि आप लोग को आसान होगा बाद में नोट करने में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग को पता होगा 2 नियम हैं। तीसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रीय त्रिज्या की होती है। कभी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो उसकी वक्रीय त्रिज्या का आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। मतलब कि A बराबर R/2। तो R जितना दिया हुआ रहेगा, अगर 100 दिया हुआ तो दो भाग कर देंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में या कभी भी पार्लर में आप जाएंगे तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन कोई गला का डॉक्टर है, आँख का, नाक का डॉक्टर, ये भी कोई चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चाहे वो दाढ़ी बनाना हो, चाहे आँख नाक कान का इलाज करने वाले डॉक्टर हो, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। कभी भी प्रकाश का किरण एक समतल दर्पण में लंबवत होगी, मतलब सीधा आएगी। तो सीधा आएगी तो सीधा निकल जाएगी, क्योंकि अगर मान लें एंगल में आती है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से आपतित होगी, 40 डिग्री से परावर्तित होगी। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण लंबवत आती है, मतलब सीधा आती है। तो सीधा आएगी तो सीधा निकलेगी, तो कोई एंगल तो बनेगा नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा A 0 डिग्री। इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? देखिए, 2 को कोई भी समतल दर्पण जब रखिएगा और बीच में कोई वस्तु को रखिएगा, मान लेते हैं जैसे कि हम लोग पार्लर में जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसके बीच में अगर हम लोग बैठते हैं और पीछे एक आईना लगा रहता है, आगे भी एक आईना लगा रहता है, तो हम लोगों का अनेक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं कि आपका एक ही प्रतिबिंब आगे और सिर्फ पीछे दिख रहा है, उसके अलावा भी देखिएगा आईने में तो बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट, अनंत प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो किस दर्पण, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा। तो किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी का भी मान क्या हो जाता है? वो इन्फिनाइट हो जाता है, वो भी अनंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र। जब भी कभी भी दर्पण सूत्र आ जाए तो दर्पण सूत्र हमेशा 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v लिख सकते हैं, या फिर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं। ये 1/v प्लस 1/u जो है आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो देखिए, दूरियां मापने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग तो पढ़े होंगे क्लास दौरान कि जब भी दूरी हम लोग मापते हैं तो पोल से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? पोल पे, मतलब ध्रुव से नापते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन होगा तो m बराबर +1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। और अगर वो समतल दर्पण नहीं होगा तो फिर वहाँ पर वो माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर समतल दर्पण दिया हुआ है इसीलिए m बराबर +1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है। तो वैद्युत अपघटन इसका आंसर लगा सकते हैं। कुछ जगह पे ऑक्सीकरण भी दिया हुआ रहता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा डाउट में है। हम कभी इसको देखेंगे तो इसके बारे में पूरा क्लियर बताएंगे, लेकिन आंसर अभी अपघटन ही होना चाहिए, सी होना चाहिए आंसर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब बिना ज्वाला के जलने वाला इसमें से अगर देखेंगे तो केरोसिन तो बिना ज्वाला के जलेगा नहीं, मेथेन गैस भी जलेगा नहीं, मोमबत्ती भी जलेगी नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कोयला, जो बिना ज्वाला का जलता है, जैसे कोयला। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी
और उष्माशोषी, दो अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी में मतलब कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो पूरा तरह से वो गायब हो जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग कभी कपूर को जलाते हैं, तो जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर जलने के बाद बचता है, नहीं बचता, वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन कुछ कुछ अभिक्रिया होती है उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं एक स्पंज है या फिर एक रुई है, अब उसमें हम पानी में डाल देते हैं और उसको रुई को निकालेंगे तो रुई भारी हो जाता है, उसमें पानी क्या हो जाता है, मतलब वो सोख लेता है एक तरह से, तो उष्माशोषी हो जाता है वो। तो ये जो अभिक्रिया निम्नलिखित में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और प्लस 94.45 जो लिखा हुआ ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा रिएक्शन। इसको क्लास में हम बोर्ड पे समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सा है, तो आप देखिए कि मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया थोड़ी ना है। पानी का उबलने का दहन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जलेगा तो क्या हो जाएगा, वो दहन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब प्रकाश का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है 17, रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे कहते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ जिस न्यूनतम ताप पे वो जलना शुरू कर दे तो वहाँ से उसका ज्वलन ताप शुरू हो जाता है। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जब कोई भी चीज़ जिस ताप पे जलना शुरू कर दे वही उस वस्तु का मतलब उस पदार्थ का ज्वलन ताप हो जाता है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अंग है। खाना बनाने के लिए जो हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हैं तो उसमें ब्यूटेन का उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आप प्रोपेन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ए ब्यूटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन था पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में जो फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर का हो जाता है Ag और ब्रोमाइड का Br, सांकेतिक नाम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ये क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी तो सोए खुद से भोजन बनाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो इसको मिला करके देखेंगे तो ये सारा कुछ रहेगा, तो हम लोग भोजन के लिए आवश्यक है स्वपोषी भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कवक तो दूसरे पे निर्भर है, जीवाणु भी दूसरे पे निर्भर है, और जितना भी जीव है वो भी दूसरे पे निर्भर है, जहाँ तक कि मनुष्य भी हम लोग दूसरे पे निर्भर है। लेकिन जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब स्वपोषी है, तो आंसर डी लगाएंगे 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के दांत की सबसे बाहरी परत क्या है। आप लोग को याद आ रहा होगा, नेहा नाम की एक लड़की है क्लास में, तो उसको अगर देख रहे होगे वीडियो को तो समझ जाएगी कि ये क्वेश्चन हम चर्चा किए थे क्लास के दौरान में। तो मनुष्य के दांत के सबसे बाहरी परत हो या ऊपरी वाला परत हो उसको इनामेल बोलते हैं। अगर नेहा देख रहे होगी तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करेगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग मतलब हो गया कि जिसका जरूरत नहीं लेकिन वो है, जैसे अपेंडिक्स हम लोग देखे हैं, जब वो हो जाता है तो उसको हम लोग को काट के बाहर भी निकलवाना पड़ता है। तो ये जो है अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 26, अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद की सहायता से करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग क्या है, छोटी आंत का भाग है वो। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब वो सूर्य का प्रकाश और सारा कुछ मिला करके जब बनता है तो उसके बाद जो निर्माण होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो इसका आंसर डी लगाएंगे 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम भी बोलते हैं, उसमें मृत जीवी पोषण होता है। और क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि निम्न में से क्या जठररस में मौजूद नहीं होता है। तो क्या मौजूद नहीं होता है, हम समझ लेते होता है, क्या नहीं होता है। तो म्यूकस होता है,
पेप्सिनोज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या नहीं होता है? तो इसमें पित्त नहीं होगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। होता है बोल देता तो म्यूकस होता है, पेप्सिनोज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नहीं होता है पूछा है तो आंसर सी हो जाएगा। और इतना कहने के बाद आप लोग जो भी बच्चे 9, 10 का और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, आप सभी लोग का स्कूल जो बंद था गर्मी का छुट्टी का 8 तारीख तक के लिए, तो 9 तारीख तक तो संडे है और 10 तारीख से आप लोग का एक स्कूल खुल रहा है। आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिए कि जो बच्चे क्लास से 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल 6:30 से 11:30 चलेगा, और जो बच्चे 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल सुबह 6:30 बजे से लेकर के 12:10 तक चलेगा। तो आप लोग सभी अपना अपना तैयारी कर करके, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग मंडे से कंटिन्यू आएंगे। और हम इस वीडियो को थोड़ी देर में समाप्त कर रहे हैं। बस आप लोग अब चाहेंगे कि अगर जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।